अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं या हम लेने का विचार कर रहे हैं तो हमें उस सेक्टर्स में जो और शेयर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में भी एक बार प्रिलिमिनरी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे कि अगर हम कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसका सेक्टर एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए, यानी कि पीयर कंपैरिजन। उस सेक्टर में मान लीजिए अगर हम बैंकिंग सेक्टर का कोई भी शेयर खरीदने जा रहे हैं तो हमें उस सेक्टर में, मान लीजिए हम एचडीएफसी बैंक खरीद रहे हैं, तो हमें उस सेक्टर में जो और बैंक्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, आईडीएफसी है, यस बैंक है, या और भी बहुत सारे बैंक हैं, या हमें अगर नहीं पता है कि इस सेक्टर में और कौन सी कंपनियां अवेलेबल हैं, उनका क्या वैल्यूएशन है, क्या उनका प्राइस अर्निंग है, क्या ईपीएस है, एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस हमें उस सेक्टर का जरूर कर लेना चाहिए। और हमें किसी भी शेयर को खरीदते वक्त उसको एक ही एनालाइज करने के लिए कि इस सेक्टर में क्या ये शेयर महंगा है, सस्ता है, या इस सेक्टर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, या और इस सेक्टर में और कौन सी कंपनी बहुत बड़ी है या छोटी है, या किस साइज में ये कंपनी है। तो हमें एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए हम एक बहुत छोटे से और बहुत केवल 5 मिनट में एनालिसिस कर सकते हैं अगर हम screener.in पर जाएं। हालांकि ये ट्रेंड्स लाइन पे है या tijorifinance.com में है, और भी काफी वेबसाइट्स है जहां पर हम जाके इस तरीके से पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको screener.in में हम किस तरीके से जो है किसी भी सेक्टर का, किसी भी चीज का हम पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगर हम screener.in में देखें कि अगर हम यहाँ पर सपोज आईसीआईसीआई बैंक लिखते हैं तो ये एक आईसीआईसीआई बैंक का बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें कि आईसीआईसीआई बैंक सस्ता है, महंगा है, या और कौन से बैंक्स इस सेक्टर में आते हैं, तो अगर हम इसमें स्क्रीन नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक आता है पीयर कंपैरिजन, सेक्टर बैंक्स, इंडस्ट्री बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये सारे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये सारे आ जाते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, जो लगभग 10,99,000 करोड़ है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया जिसको हम देख रहे थे 7,41,000 करोड़ से। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया वो 3,48,000 करोड़ से। इसी तरीके से हम एचडीएफसी बैंक का प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ देख सकते हैं, ये 16.14 है। आईसीआईसीआई बैंक का 17.47 है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एक लिस्ट आउट हो जाता है एक सिंगल स्क्रीन में कि कितने बैंक यहाँ पर हैं। जो एक स्क्रीन में हम देखें 29 बैंक्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग पूरा स्क्रॉल डाउन करके जो 29 के 29 बैंक्स ही आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिस्टेड एंटिटीज, उनके बारे में हम एक सिंगल स्क्रीन पे बेसिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जो हमें एक सेक्टर को एनालाइज करने में काफी हद तक हेल्प करेगा कि ये बैंक कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर हम ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्लिक करें तो ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले वो बैंक है जो सबसे ज्यादा बड़ा है मार्केट कैप में। हम इसको रिवर्स भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये अब रिवर्स में आ गया। जैसे धनलक्ष्मी बैंक है, ये सबसे छोटा है, 1301 करोड़ का मार्केट कैप है। कैपिटल स्मॉल है, 1914 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक फेयर आइडिया लग सकता है कि किस बैंक का क्या पीई है, या किस सेक्टर में हम एक पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए इसको और चीज में देखते हैं। सपोज हम फार्मा सेक्टर स्टडी करना चाह रहे हैं और हमने यहाँ पे सिप्ला एंटर किया, तो यहाँ सिप्ला लिमिटेड आ गया जो एक 1,17,447 करोड़ की कंपनी है। इसको हम लोग एक पीयर कंपैरिजन में जाकर देख सकते हैं कि और कंपनीज का यहाँ पे किस तरीके का मार्केट कैप है। तो अब ये यहाँ पर जैसे हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे क्लिक किया तो यहाँ पर सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो सब आ गई हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सन फार्मा सबसे बड़ी कंपनी है, 3,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सिप्ला सेकंड नंबर पर आती है, 1,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डॉक्टर रेड्डीज है, उसके बाद अराउंड 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डिविस लैब है, तो ये सब लोग 1 लाख करोड़ से कम मार्केट कैप है। तो यहाँ पर हम जाके किसी भी कंपनी के बारे में फार्मा सेक्टर की स्टडी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से, किस रैंक पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आ रही है, उसका प्राइस अर्निंग क्या है, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितनी उसकी सेल्स है, कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो फ्रेंड्स, यहां से हम लोग इसी तरीके से किसी भी सेक्टर में जाके उस सेक्टर में जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका जाके एक फेयर आइडिया ले सकते हैं कि उसके पीयर्स
किस रेट पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, किस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी सेल्स ग्रो कर रही है और वो किस वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि पीयर कंपैरिजन कितना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज बाजार में भी खरीदने जाते हैं तो हम उसको उसके समकक्ष और चीजों को कंपैरिजन करते हैं कि क्या चीज बाजार में महंगी मिल रही है या क्या चीज सस्ती मिल रही है, इसमें क्या कपड़ा, अगर हम शर्ट खरीद रहे हैं तो इसमें कपड़ा अच्छा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ये किसी अच्छे ब्रांड की है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी सेक्टर का कोई शेयर खरीद रहे हैं तो हमें एक सेक्टर एनालिसिस, उसके पीयर्स को एक बार स्टडी जरूर कर लेना चाहिए और हमें उससे एक ये फेयर आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी जो हम खरीद रहे हैं ये फेयरली वैल्यूड है या नहीं है, उस सेक्टर में इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का क्या स्टेटस है, वहां पर ये कहां पर स्टैंड करती है और प्रीवियसली पुराने सालों में किस तरीके से कंपनी ग्रो करती है ये, या इस सेक्टर्स में और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट लीडर हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि पीयर कंपैरिजन क्यों जरूरी है। तो आपको मेरा अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।